हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यल परिपथ, जिसको अगर हम लोग एनसीईआरटी के बुक में देखें तो एनसीईआरटी के जो बुक में है वो इसी टॉपिक को प्रेरक पर प्रयुक्त एसी बोल्टता नाम से दिया गया है। तो दोनों टॉपिक एक ही चीज़ है, चाहे आप ऐसे इसको प्रेरक पर प्रयुक्त एसी बोल्टता नाम से पढ़ें या इसी को हम लोग यल परिपथ भी कहते हैं। यल जो होता है वो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है और परिपथ मतलब एल सर्किट। आपको एक ऐसे सर्किट में एसी बोल्टता का प्रयोग करना है जिसमें आप क्या करिए, एक प्रेरक कुंडली लगाइए, एक कॉयल को लगा दीजिए और उस स्थिति में जब उसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में उस पर जो भी विभव होता है और जो उसमें प्रवाहित धारा का मान होता है, इन दोनों को मिला करके हम लोग एक फेजर डायग्राम बनाते हैं और यहाँ से हम लोग धारा का सूत्र भी प्राप्त करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। ये टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा में कई बार ये टॉपिक एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लस आगे के टॉपिक को जो आपका अभी एलसीआर परिपथ पढ़ेंगे, अनुनाद पढ़ेंगे, उन सब के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, तभी आपको आने वाले टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि यल परिपथ का मतलब क्या है, कि हमारे पास एक ऐसा परिपथ है, एक ऐसा विद्युत सर्किट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कुंडली का उपयोग करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उसमें हमने क्या किया था, एक प्रतिरोध का उपयोग किया था, वैसे इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉयल का उपयोग करेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, क्या ले लिया है, एक कॉयल ले लिया जिसको हम लोग हिंदी में प्रेरक कहते हैं। तो इस प्रेरक में हमने क्या किया है, एक ऐसा स्रोत जोड़ा है जिसका जो वोल्टेज जो स्रोत है वो है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी एसी वोल्टता स्रोत है, जिसका हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो विभव होगा वो V इज इक्वल टू होता है आपका Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पर V क्या है, तो V होता है आपका वोल्टता का तात्क्षणिक मान, Vm क्या है तो वोल्टता का शिखर मान, और ओमेगा टी क्या होता है तो ये कला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके सूत्र का पहले डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो ग्राफ है उसको हम लोग बनाते हैं। फेजर डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना एक प्रेरक को किसी, ये सारी थ्योरी हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। तो माना एक प्रेरक को किसी ऐसे परिपथ में जोड़ा गया है, ऐसे परिपथ में जोड़ा गया है जिसमें एसी वोल्टता प्रयुक्त की गई है। हमने क्या किया है, इस प्रेरक को एक ऐसे स्रोत से जोड़ा जिसमें क्या किया है, हम लोग एसी करंट को प्रवाहित कर रहे हैं और ये एसी का क्या होता है, प्रतीक होता है। हमने एक सर्किट में इसको जोड़ दिया है। तो जब आप इसमें वोल्टेज को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी। अब हम क्या करेंगे, उसी धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पहले तो प्रयुक्त वोल्टता का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं प्रत्यावर्ती जनित्र जो आपका चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग उसमें हमने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती विभव होता है वो V इज इक्वल टू होता है Vm साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 1। प्रत्यावर्ती जनित्र वाले चैप्टर में हमने जो टॉपिक था उसमें हमने बताया कि जो प्रत्यावर्ती विभव होता है वो V इक्वल टू होता है Vm साइन ओमेगा टी। ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इस वोल्टेज के कारण इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है उसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी प्रेरक कुंडली में आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में उसमें क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो बराबर होता है, किरचॉफ का जब नियम लगाएंगे तो किरचॉफ के नियम के अनुसार इसमें कुछ ना कुछ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यही जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो बराबर होगा इस कुंडली में जो आपने ये एसी वोल्टता का प्रयोग किया इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें किरचॉफ का नियम। हम जानते हैं कि किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का सेकंड नियम आपने पढ़ा होगा, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो यही कहता है कि किसी भी परिपथ से जो संबंधित संपूर्ण आपका जो विद्युत विभवांतर होता है, किसी भी परिपथ में जो भी प्रतिरोध होते हैं उन सभी पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है उन सब का जो परिमाण होता है वो उसमें जो आपका विद्युत वाहक बल होता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसके योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो प्रेरक कुंडली पर उत्पन्न विभवांतर होगा वो बराबर होगा किसके, ये जो आपका एसी वोल्ट था इसके बराबर होगा। किरचॉफ का सेकंड नियम यही कहता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे किरचॉफ के सेकंड नियम के अनुसार V इक्वल टू, हम जानते हैं कि इसमें जो भी प्रेरक विद्युत वाहक बल होता है वो आपका होता है L इंटू डी आई अपॉन
dt। और ये हमने फैराडे के नियम से पढ़ ही लिया है कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत बल का मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है L इंटू डी आई अपॉन dt। हमें इसमें धारा का मान ज्ञात करना, ये फैराडे के नियम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से धारा का मान निकालिए, तो इसका क्या करिए, इधर गुणा कर दीजिए और ये इधर चला आएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू, इसका इधर गुणा कर देंगे और इसमें आपका L भी है, तो L इंटू डी आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा V इंटू डी टी, या यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि डी आई बराबर V अपान L, और यहाँ से हो जाएगा आपका dt, ये होगा। हम जानते हैं कि v का मान समीकरण नंबर 1 से क्या है, Vm sin ओमेगा t, तो मान रखते हैं यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 से अगर मान रख दें तो डी आई बराबर आपका हो जाएगा v की जगह क्या आएगा, Vm sin ओमेगा t, तो ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा t इंटू डी टी और बटा L, यही होगा। यहाँ पे Vm क्या है, तो ये आपका वोल्टेज का शिखर मान है। हमें धारा का मान ज्ञात करना, ये जो डी आई है, डी आई का मतलब है कि इस कुंडली में जो धारा उसका क्या है, अल्पमान है। हम क्या करेंगे, इस कुंडली में प्रेरित संपूर्ण धारा का मान निकालेंगे। तो संपूर्ण धारा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो कुल धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले से ही पढ़ते आए कि छोटे से मान का विस्तृत मान ज्ञात करने के लिए उसका समाकलन किया जाता है। तो यहां से हो जाएगा समाकलन डी आई इज इक्वल टू समाकलन बी एम अपान यल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। यहाँ पे Vm अपान L ये दोनों क्या है, नियतांक है। Vm क्या है, तो ये आपका जो है विभव का शिखर मान है, मैक्सिमम मान है, और L क्या है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये आपका प्रेरण गुणांक है। तो यहाँ से ये दोनों क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा समाकलन डी आई इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों बाहर होंगे तो ये हो जाएगा Vm अपान कैपिटल L, इधर बचेगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये बचेगा। अब देखो आगे इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो हमने इसको पहले यहां पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा समाकलन डी आई इज इक्वल टू वी एम अपान यल इंटू समाकलन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। हमने एक सूत्र हम लोग पहले से जानते हैं कि समाकलन डी एक्स जो होता है वो आपका यक्स होता है, और एक दूसरा सूत्र होता है समाकलन हमें साइन एक्स का करना, तो समाकलन साइन के एक्स बराबर होता है माइनस का कॉस के एक्स अपान के। ये दो सूत्र आपको समाकलन का रटना पड़ेगा। मैथ वाले हैं तो सब लोग जानते हैं, अगर बायोलॉजी से हैं तो आपको ये सूत्र रटना पड़ेगा, समाकलन का सूत्र। तो ये दोनों अगर हम यहाँ से समाकलन करते हैं तो डी आई का क्या हो जाएगा, डी आई का आपका हो जाएगा आई, और इधर आ जाएगा आपका वी एम अपान कैपिटल यल, और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का, तो साइन के एक्स का जो होता है के एक्स इंटू डी एक्स अगर निकालें तो इसका जो सूत्र होता है माइनस का कॉस के एक्स अपान के। तो यहां से आपका जब इसका समाकलन कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस कास, यहाँ पर के की जगह पे क्या है, तो यहाँ पर के की जगह पे आपका ओमेगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपान और ओमेगा, ये हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं। सूत्र आपको यहाँ से देखिए, साइन हम लोग जानते हैं कि साइन के एक्स इंटू डी एक्स को थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन के एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका माइनस का कॉस के एक्स अपान कैपिटल के, ये फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ से समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए के की जगह पे क्या ओमेगा, एक्स की जगह पे टी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, जैसे कि यहाँ पर के एक्स का होता कॉस के एक्स अपान के, वैसे यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा टी अपान ओमेगा। अब अंदर इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आ जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का वी एम कॉस ओमेगा टी अपान यल ओमेगा, ये आपका ओमेगा है जिसको हम लोग कोणीय आवृत्ति कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से वी एम कॉस ओमेगा टी, यहाँ से हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपान यल ओमेगा। हमें बताना क्या, हमें बताना है धारा का मैक्सिमम मान। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू माइनस बी एम बटा एल ओमेगा, ये बाहर हो जाएगा, इंटू ये जो आ जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। यहां पर देखो तो Vm बटा एल ओमेगा है क्या, तो Vm बटा एल ओमेगा जो है वो धारा का शिखर मान है। क्यों, क्योंकि यहां पर विभव बटा ये क्या है, ये आपका है इस प्रेरण का जो ये आपका इसका क्या है प्रतिबाधा, जिसको हम लोग एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू माइनस, यहां पर ये लिखेंगे क्योंकि ये आपका Vm बटा एल ओमेगा जो है ये आपका होता है
आई एम धारा का शिखर मान, तो यहां से आई बराबर हो जाएगा आई एम इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ये एक फार्मूला होता है, यहाँ पर यल ओमेगा है क्या, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यल ओमेगा जो है ये है आपका होता है एक्स यल, यानी प्रेरण कुंडली की प्रतिबाधा, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिबाधा शब्द जो होता है वो एसी वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसी के स्थान पे जब हम डीसी करंट पढ़ते हैं तो डीसी करंट में उसी चीज को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यल ओमेगा क्या, ये आपका एक्सएल होता है। तो ये आपको एक दूसरा सूत्र में यहां से सूत्र मिल गया कि धारा का जो मान है वो कितना, माइनस का आई एम कॉस ओमेगा टी। अब यहां से अगर हम तुलना करें तो यहां पर देखो यहाँ पर वी है, यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर वी एम है, यहाँ पर आई एम है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस ये अलग चीज है, यहाँ पर प्लस कॉस है तो ये भी गड़बड़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तुलना करने के लिए पहले आपको इस कॉस को चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो हम क्या करते हैं, कॉस को चेंज करते हैं साइन में। तो कॉस को चेंज करने के लिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। ये सूत्र सभी लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, किसमें, 90 माइनस थीटा में। तो अगर यहां से इसको हम तोड़ते हैं तो यहां से ये सूत्र आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस का आई एम इंटू इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। पाई बाई 2 का मतलब होता है, पाई मतलब होता है 180, तो 180 बटा 2 का मतलब क्या है 90। केवल लिखने का थोड़ा सा हमने तरीका चेंज किया, तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका साइन के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो ये माइनस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है नहीं, तुलना करने के लिए आपको दोनों चीजें समान होनी चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, माइनस को हटाते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र हम लोग और पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि माइनस का जो साइन थीटा है वो बराबर होता है आपका माइनस साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक सूत्र है, हाँ, इसको हम लिख सकते हैं साइन का माइनस थीटा, यानी माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं किसमें, साइन माइनस थीटा में। तो यहां से हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा, यहां पर माइनस पहले से रहेगा, इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आई एम इंटू साइन, और यहां पर पहले लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे माइनस का पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये सूत्र लगाएंगे। माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा माइनस आई, देखो ये माइनस है तो इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, साइन माइनस थीटा में। तो यहां से हो गया। अब देखो अंदर का गुणा, अंदर जब गुणा हो जाएगा तो ये माइनस तो पहले से हट गया, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, साइन माइनस थीटा में। तो माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में। तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये इधर ये पहले से माइनस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। तो यहां से अब आप देखिए इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। यहां से धारा का मान क्या है, आई एम साइन माइनस का पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अंदर जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये जो प्लस में है ये किस में होगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये देखो, तो अब आप देखिए दोनों समान हो गए, यहाँ पर वी है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर वी एम है, यहाँ पर आई एम है, यहाँ पर साइन है, साइन है। यहाँ पर देखो ओमेगा टी है कोण की जगह पे, कला की जगह पे, यहाँ पर क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले फ्रेम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसको बढ़ाते हैं। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इधर वाला हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से तुलना करते हैं। तो यहां पर देखो, तो यहां पर जो कला है वो कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और यहां पर क्या है ओमेगा टी है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि यहां पर देखो v में, v का जो कला है वो ओमेगा टी है, और जो आपका धारा का कला है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यानी ओमेगा टी में से 90, ये पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री क्या है, कम है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि जो आपका v का कला है, v की कला या v की कला जो है वो आई से पाई बाई 2 अधिक है,
क्या है, π/2 अधिक है, यानी एंगल का मान π/2 अधिक है। अधिक होने का मतलब इसका जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो उसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यानी एग्जाम में 1 नंबर में ऐसे पूछता है कि प्रेरण कुंडली में आप ये बताओ कि कलांतर कितना होता है। तो कलांतर का मतलब क्या है, कोण का अंतर, कला का अंतर। यहां पर कला कितना, ω t है, यहां पर कितना, ω t माइनस π/2। तो इसके मध्य जो कलांतर वो कितना है, इसके मध्य जो कलांतर वो आपका π/2 यहां पर लिखेंगे। अर्थात v तथा I के मध्य कलांतर π/2 है। और ये 1 नंबर का सवाल एग्जाम में कई बार पूछा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रेरण कुंडली में जो कलांतर है वो कितना है, π/2 है। अगर आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 नंबर 1 में क्या, ω t, और दूसरे में क्या है, ω t माइनस π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि v का जो एंगल है वो I के एंगल से, यानी धारा वाले एंगल से π/2 क्या है, अधिक है। अब इसका हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर आरेख, फेजर आरेख बोर्ड में कई बार पूछा, तो फेजर आरेख बनाइए। हम क्या करते हैं, विभव और दोनों और जो आपका ये धारा होता है इसी दोनों से संबंधित डायग्राम को बनाते हैं। तो हमने क्या किया, पहले बना लिया कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका है V, ये क्या है, V है, वोल्टेज है। और ये जो है ω जो है पहले से ये एंगल बनाए हुए, यानी इसकी जो कला है वो कितना है, ये है ω t, इसकी कला है। हम लोग जानते हैं कि इससे जो है वो 90 डिग्री कितना है, 90 डिग्री, इस जो आपका V है इससे 90 डिग्री कम है कौन, धारा का। तो इससे 90 डिग्री अगर कम करें तो कम का मतलब किधर होगा, इधर होगा। 90 डिग्री अगर कम करेंगे तो इधर ये मान आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री कम करेंगे तो इधर इसका मान आ जाएगा, धारा का मान। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका विभव का शिखर मान, और ये क्या होगा, धारा का शिखर मान। अब इससे संबंधित हम अगर ग्राफ बनाएं तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए यहां पर देखो, तो विभव जो है वो यहां से शुरू है, यहां से, और जो धारा का मान है वो किधर है, यहां पर शिखर मान इसका है। तो इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो जो हम लोग जानते हैं कि विभव का जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, साइन का ग्राफ होता है। विभव का ग्राफ क्या होता है, साइन का होता है। लेकिन धारा का अगर ग्राफ देखिए तो धारा का ग्राफ किसमें है, कॉस में है। भले इसको हमने चेंज कर लिया साइन में, लेकिन हमारा जो आरेख बनेगा वो कहां से बनेगा, कॉस से बनेगा। तो अगर हम लोग पहले कलांतर का अंतर जो ω t इसका मान 0 रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0, यानी अगर यदि यहां पर लिखेंगे यदि ω t इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो उस स्थिति में जो आपका साइन 0 होता है वो कितना होता है, साइन 0 का मान आपका 0 होता है। तो यहां पर जो आपका विभव का ग्राफ होगा वो यहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, मैक्सिमम मान तक यहां पर जाएगा। क्यों यहां तक जाता है, क्योंकि यहां पर जो एंगल होता है वो कितना होता है, यहां पर एंगल होता है 90। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी मैक्सिमम होता है। तो इस स्थिति में जो साइन का ग्राफ होता है, यानी विभव का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यानी यहां पर ये 90 है, यहां पर ये पाई है, यहां पर देखें तो ये है 3π/2, और यहां पर होता है 2π। तो ये ग्राफ हुआ किसका, ये ग्राफ हुआ आपका साइन का, जो कि विभव के फॉर्म में है। अब अगर हम लोग ग्राफ यही ग्राफ बनाए किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, जो कि आपका धारा से है, तो धारा का जो मान है वो कहां से शुरू हो, माइनस से है। क्यों, यहां पर देखो, यहां पर ये कॉस है, यहां पर ये π/2 क्या है, पीछे है, 90 डिग्री पीछे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कॉस का ग्राफ होगा, और कॉस का जो ग्राफ होता है वो आपका, हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री जो मान होता है वो कॉस 0 बराबर होता है 1, और 1 किस में है, माइनस में, विपरीत दिशा में है। तो इस स्थिति में इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ हमारा यहां से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पीछे है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो जो आपका ग्राफ यहां पर क्या है, माइनस है। तो माइनस है तो इसका मतलब क्या है, माइनस में मैक्सिमम मान से शुरू होगा। तो माइनस में मैक्सिमम मान आपका ये है, तो यहां से ये क्या होगा, शुरू होगा, और यहां से ये शुरू होगा। और हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान, cos 0 डिग्री इक्वल टू होता है आपका, cos 0 डिग्री इक्वल टू, cos 0 का तो 1 होता है, और cos अगर हम लोग 90 डिग्री देखें तो cos 90 मान कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 ये है, तो यहां पर जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी ये ग्राफ यहां तक जाएगा, यहां से। ये आपका मैक्सिमम मान है किसका, धारा का, यहां से शुरू हुआ। और अगर हम लोग cos 90 पे देखें तो 0 हो जाता है। और उसके बाद अगर इसके बाद आता है cos 180, तो cos 180 में देखें तो इसका मान क्या होता है, माइनस में 1 होता है, और माइनस माइनस यहां पर भी पहले से माइनस है। और cos 180 मान हम लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1, और -1 का मान जब यहां पर गुणा कर देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी धारा का जो शिखर मान है वो प्लस में मैक्सिमम जाएगा। तो प्लस में मैक्सिमम किधर है, प्लस में मैक्सिमम इधर है। तो यहां पर पाई पर ये क्या होगा, प्लस में मैक्सिमम हो जाएगा यहां पर। उसके बाद
फिर आप देखिए 3π/2 यानी 270 डिग्री पे फिर से ये क्या होगा, 0 होगा, और फिर से 0 होने के बाद ये फिर से क्या होता है, जो 360 डिग्री पे ये धारा का मान जो होता है वो किस में हो जाता है, माइनस में मैक्सिमम। तो इसका जो फेजर आरेख बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलता है, इस फॉर्म में। ये तो ये जो ग्राफ है ये आपका आई, और ये है आपका Im साइन ओमेगा t माइनस π/2 का ग्राफ है, साइन ओमेगा t माइनस π/2 ये आपका है। और ये अगर ग्राफ देखिए तो ये जो है ये आपका है v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये आपका विभव का ग्राफ है, और ये आपका जो है ये धारा का ग्राफ है। तो ये जो है ये आपका है फेजर आरेख, और ये एग्जाम में पूछता है। दोनों के मध्य कलांतर देखिए तो दोनों के मध्य कलांतर कितना, 90 डिग्री का, इसीलिए ग्राफ कहां से शुरू हुआ, माइनस के मैक्सिमम से शुरू हुआ। ये आपका x अक्ष प्लस में होता है, और ये क्या होता है x डैश माइनस में होता है, ये y होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये y है, और ये क्या है y का माइनस में, और ये आपका x अक्ष होता है। तो ये आपका इस प्रकार से इसका फेजर आरेख प्राप्त होता है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए, एग्जाम में ये काफी बार बोर्ड में पूछा गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।